इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो डेटा सोर्सेज जो पावर पिवट में हम करते हैं वो एक्सेल फाइल है, नोटपैड की फाइल है, एसक्यूएल सर्वर है और इस तरह वेब सर्विसेज वगैरह है। लेकिन वहां से हम बहुत सारे ऑप्शन है जिनका डेटा इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा डेटा किसी सैंड ड्राइव में या किसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है और हम उस तमाम के तमाम फोल्डर की एक ही फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो वो हमें पावर पिवट वहां पे हेल्प नहीं करता। उसके लिए हमें पावर क्यूरी की जरूरत पड़ती है। फिर हमारे पास एक फाइल है और उसके अंदर मल्टीपल शीट्स हैं, जैसे 10 to 15 शीट्स हैं या इससे भी ज्यादा हैं, और हमारे पास बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं और हम उन तमाम फॉर्मेट उनका सेम है और उन तमाम फाइल्स की एक फाइल हम बनाना चाह रहे हैं, तो भी पावर क्यूरी बड़ा इजीली आपको हेल्प करता है, आप वो सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ पावर पिवट का। पावर पिवट में क्या चीज़ है। अगर आपके पास इस वक्त पावर पिवट डिस्प्ले नहीं हो रहा, डेवलपर टैब में जाएं और यहाँ पे कॉम एडिशंस पे क्लिक करें और पावर पिवट का ऑप्शन चेक करके ओके कर दें, तो पावर पिवट का टैब जो है ये डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें देखें काफी सारे ऑप्शन है, जैसे डेटा मॉडल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ से आप ड्राइव करते हैं, आप पावर पिवट की जो विंडो है उसमें चले जाते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, केपीआईज वगैरह के ऊपर डिस्कस करेंगे आगे चल के। अलाइनमेंट, ये तो आपको पता ही है, अलाइन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ये क्या चीजें होती हैं। सेल के अंदर डेटा है तो उसको आप किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। फिर डेटा मॉडल, अगर कोई भी डेटा आपने एक्सेल के अंदर टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है और उसको उस आप डेटा मॉडल में ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। फिर अपडेट ऑल है। अपडेट ऑल का मतलब ये है कि आपने जितने भी कनेक्शन डेवलप किए हुए हैं, क्योंकि पावर पिवट के अंदर इटसेल्फ डेटा नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है। वो आपकी एक्सेल फाइल से कनेक्टेड हो सकता है, वो एक्सटर्नल किसी सोर्स से कनेक्टेड हो सकता है, एसक्यूएल है या किसी भी सोर्स से। तो वो जब भी आप अपडेट ऑल करेंगे, जितना भी डेटा वहां पे ऐड किया गया या उसमें से रिमूव किया गया, वो उसी तरह से आपके डेटा मॉडल के अंदर अपडेट हो जाएगा। फिर डिटेक्ट है रिलेशनशिप, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, रिलेशनशिप क्या है तो मैं आपको बता दूंगा उस वक्त डिटेक्शन भी हम कैसे कर सकते हैं। फिर कुछ सेटिंग्स हैं, इसको डिफॉल्ट जो भी सेटिंग्स आपकी आ रही हैं एज इट इज इसको रहने दें, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैनेज पे क्लिक करें ताकि थोड़ा सा इसको देख लें हम कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। जब आपने मैनेज पे क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई और इस विंडो के अंदर टोटल 3 टैब्स आ रहे हैं, होम, डिजाइन और एडवांस का। क्लिपबोर्ड, आप सबको आइडिया होगा, होम टैब के अंदर जो क्लिपबोर्ड आ रहा है, कॉपी है, पेस्ट है, ये सारी चीजें क्या चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर गेट एक्सटर्नल डेटा। एक्सटर्नल डेटा आपने कैसे इसमें इंपोर्ट करना है। इस डेटा मॉडल तो आपने बना लिया, उस डेटा मॉडल के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे कहाँ कहाँ से डेटा लेके आ सकें। एक तो है फ्रॉम डेटाबेसेस। अब डेटाबेसेस में आपके पास 3 ऑप्शंस आ गए हैं। फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली। फ्रॉम एक्सेस है और फ्रॉम एनालिसिस सर्विसेज है, पावर पिवट है। तो ये 3 सोर्सेज से आप डेटा ले सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट 2 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन तो हम फॉर श्योर यूज करेंगे, सेकंड ऑप्शन मैं उसके लिए भी कोई बना लूंगा डेटाबेस एक्सेस का, और वो भी आपको बता दूंगा किस तरह से डेटा इंपोर्ट करना है, लेकिन वो तरीकाकार सबका ऑलमोस्ट सेम ही है। डेटा फीड हम यूज नहीं कर रहे होंगे क्योंकि हमारे पास सच कोई डेटा सोर्स नहीं है जहां से हम डेटा पिक कर सकें। अगर मैं क्लिक करता हूं अदर सोर्सेज के ऊपर, तो यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर है और एसक्यूएल सर्वर एज्योर। एज्योर आपको आइडिया होगा कि ये क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट का। अगर इनकेस आप अपने सिस्टम को एंगेज नहीं रखना चाहते और आप ये चाहते हैं कि आपका जो डेटाबेस है कहीं और मेंटेन हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट से स्पेस परचेज कर सकते हैं। वहां पे आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपना डेटा सेव कर सकते हैं और वहीं पे आप अपनी एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करके उनको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद डेटा वेयर हाउस है, एक्सेस है, और एकल टेरा डेटा, और ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं देखें यहाँ पे जो आ रहे हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक एक्सेल फाइल है और एक टेक्स्ट फाइल है। अच्छा, आप में से कोई बंदा कॉग्नोज यूज करता है? एनीबॉडी जो कॉग्नोज यूज करता हो? जी आबिद भाई, कभी कभी। मैं करती थी पहले। अच्छा,
कॉग्नोस से जब आप रन करते हैं ना, तो उसमें एक तो ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप एक्सेल की फाइल डाउनलोड करें, एक ऑप्शन होता है सीएसवी डाउनलोड करने का। अब जब कॉग्नोस से हम सीएसवी फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो वर्जन आता है 97 2000 समथिंग का वर्जन आता है सीएसवी का। याद रखिएगा वो सीएसवी फाइल ना तो आपका एसक्यूएल एक्सेप्ट करता है उसको इंपोर्ट करने में, और ना ही वो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो कि 97 2000 सीएसवी फॉर्मेट में है, तो उसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में या एक्सेल में, फिर वो इंपोर्ट होगा यहाँ पे। इसके अलावा एक्सेल फाइल का कोई भी वर्जन है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या टेक्स्ट फाइल का। टेक्स्ट में दो चीजें आती हैं, एक सीएसवी और एक आता है नोटपैड। तो ये दोनों फाइल्स आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस आ जाता है, अगर आपने पहले कोई डेटाबेस यूज किया हुआ है, जैसे हमने एक ये कनेक्शन यूज किया था एसक्यूएल सर्वर का, तो ये कनेक्शन हमारे पास आ रहा है, हम इस कनेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने डेटा इंपोर्ट कर लिया और नेक्स्ट डे आप उस रिपोर्ट को अपडेट करना चाह रहे हैं, या जो भी डैशबोर्ड आपने बनाया था, तो आप सिंपली रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करें। ये रिफ्रेश यहाँ से भी आप कर सकते हैं, डेटा टैब से भी कर सकते हैं, पावर क्यूरी से भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से जाके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये आपका डेटा जो है अपडेट हो जाएगा। फिर पिवट टेबल अप्लाई करना, पिवट टेबल आप डेटा मॉडल के अंदर रहते हुए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पिवट लगेगा जाके एक्सेल के अंदर ही, यहाँ डेटा मॉडल के अंदर पिवट नहीं लगेगा। या आप जिस तरह नॉर्मली एक्सेल से पिवट टेबल लगा रहे होते हैं वहीं से इसको ऐड करें, और उसके साथ जो टेबल्स हैं या जो आपका डेटाबेस है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग नॉर्मली हम नहीं यूज करते डेटा मॉडल के अंदर, क्योंकि हम जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं वो सारी की सारी हमारी कैलकुलेशंस एक्सेल के अंदर जाके पिवट टेबल के थ्रू होती होती है। फिर सॉर्टिंग है, फिल्टर्स हैं, फाइंड का ऑप्शन है, उसके बाद ऑटो सम, क्रिएट केपीआई। क्रिएट केपीआई जो है इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन इसका भी कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है पावर पिवट के अंदर। उसके बाद इसके व्यूज आ जाते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ना दो व्यू हैं, एक है डेटा व्यू और एक है डायग्राम व्यू। डेटा व्यू तो वो है जिस तरह से हमें टेबल्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं, लेकिन डायग्राम व्यू के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ हेडर्स नजर आते हैं, और ये रेक्टेंगल शेप में हमारे पास डिफरेंट हेडर्स आ रहे होते हैं, और हम टेबल टू टेबल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप भी हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप क्या चीज़ है और किस तरह से हम बिल्ड कर रहे होते हैं। फिर कैलकुलेशन ऑप्शंस हैं, कैलकुलेशन ऑप्शंस या ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, कोई भी आप कर सकते हैं। फंक्शंस आप इंसर्ट कर सकते हैं, फंक्शंस एक्सेल जिस तरह आप फार्मूला लिखते हैं इसी तरह यहाँ पर भी डेक्स का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं फिलहाल क्लोज करता हूँ और वापस आते हैं यहाँ पे। ये तो था पावर पिवट का या डेटा मॉडल का एक ओवरव्यू के डेटा मॉडल में क्या चीजें हैं। अब पावर क्यूरी के ऊपर बात करते हैं। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा टूल्स हैं वो गेट एक्सटर्नल डेटा के हैं। एक्सटर्नल डेटा आप ले सकते हैं पावर पिवट में भी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। वेब का ऑप्शन है आपके पास, एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, एक्सएमएल है। एक्सएमएल फाइल फोल्डर का खास तौर पे पावर पिवट के अंदर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जाके ऐड किया गया है कि आप कंप्लीट फोल्डर कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर डेटाबेसेस हैं, तो यहाँ पर डेटाबेसेस भी आपको ज्यादा मिलेंगे। क्लाउड के ऑप्शंस आ जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। शेयर पॉइंट है, और ये देखें कि फेसबुक का एपीआई था, लेकिन फेसबुक का एपीआई लास्ट टाइम जब ट्रेनिंग में हमने यूज किया था तो उस वक्त ये काम नहीं कर रहा था। इसमें नॉर्मली ये होता है कि आपका जो जो भी पेज आप रन कर रहे हैं या जिसके आपके पास ऑथेंटिकेशन है या आपकी आईडी है, उसमें क्या पेजेस आपने लाइक किए हुए हैं, कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो अदर सोर्सेज में भी काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद एक्सेल डेटा है फ्रॉम टेबल और रेंज। टेबल और रेंज में क्या फर्क है, कोई बंदा मुझे बता सकता है टेबल क्या चीज है और रेंज क्या चीज है? इरफान नजीर, आपने तो पहले भी ट्रेनिंग की हुई है, कामरान, और मेरे ख्याल में पहले भी मैंने ये बताया होगा टेबल में और रेंज में क्या फर्क है। सर पता था लेकिन जहन से निकल गया अभी। अच्छा, टेबल जो है ना बेसिकली, टेबल में जब हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं, एक तो मैं फर्क आपको ये बता देता हूँ कि वहां पर हम नॉर्मल एक्सेल फार्मूला नहीं लिख सकते, डेक्स फंक्शन यूज करते हैं। उस टेबल की एक
वो बाउंड हो जाता है एक स्पेसिफिक एरिया में, आप उसमें रोज कॉलम ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो एक उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग होती है। तो रेंज नॉर्मली जो डेटा आप ऐड कर रहे होते हैं उसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंबाइन का ऑप्शन है हमारे पास, मर्ज कर सकते हैं हम दो टेबल्स को, या अपेंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं और उनको हम एक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो अपेंड का ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्कबुक क्यूरीज हैं, जो भी क्यूरीज आपने इसमें रन की हुई हैं वो सारी इसमें आ रही होती हैं। इसमें आपको टाइप कुछ नहीं करना है एसक्यूएल की तरह, ये सारी ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्यूरीज होती हैं इसकी। तो उसका पैन आप शो करना चाहें शो पैन करें, राइट साइड पे अगर कोई क्यूरी आपने रन की है तो आ जाएगी। अभी चूंकि फिलहाल हमने कुछ नहीं किया तो ये बिल्कुल ब्लैंक आ रही है। फिर लॉन्च एडिटर है, डेटा सोर्स सेटिंग है, कहाँ कहाँ से आप डेटा जो है वो उठा रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है जहाँ से हमने डेटा उठाया था। उसके बाद ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये काम ना जो भी मैं करने लगा हूँ ये सब लोग अपने पास कर लें। ऑप्शंस में जाएं और ऑप्शन में अगर आप फर्स्ट देखें तो डेटा लोड का ऑप्शन आ रहा है, और डेटा लोड में आपके पास यूज स्टैंडर्ड लोड सेटिंग आ रहा होगा, और उसके बाद चेक होगा लोड टू वर्कशीट। आपने क्या करना है, स्पेसिफाई कस्टम डिफॉल्ट लोड सेटिंग पे इस ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है, वर्कशीट को अनचेक करके लोड टू डेटा मॉडल को चेक कर देना है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप डेटा इंपोर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक्सेल के अंदर ही लोड हो जाता है, वो डेटा मॉडल में नहीं जाता। तो अगर आपकी नंबर ऑफ रोज जो है वो एक जो हमारा क्या हम उसको कह सकते हैं, एक जो लिमिट है एक्सेल की जो लिमिट है उससे इंक्रीज करती हैं तो ये हमारी क्यूरी जो है किल हो जाती है और वहीं पे हमें एरर आ जाता है। तो डेटा मॉडल के केस में वो क्यूरी किल नहीं होती, वो आपकी रोज ऐड होती जाती हैं जितनी भी आप रोज में ऐड कर रहे हैं। ये सिंपली आपने एक सेटिंग करके इसको ओके कर देना ताकि आपका पावर क्यूरी यूजेबल हो जाए इस काम के लिए। अच्छा, उसके बाद के जो टूल्स हैं इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये कुछ ऑनलाइन चीजें हैं, साइन इन कर सकते हैं, कैटालॉग क्यूरीज वगैरह है। पावर बीआई के टूल्स बेसिकली यहीं से पावर बीआई को नेक्स्ट स्टेप देके तो उन्होंने पावर बीआई के नाम से एक अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया था। यहां तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज समझ में ना आई हो या कोई चीज आप समझते हो कि मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट कर दूं तो मैं, ताकि उसके ऊपर हर चीज आपको क्लियर हो जाए। सर ये जो हेलो जी जी अच्छा सर, ये जो आपने रिफ्रेश अभी करने वाला पावर क्री का बताया था जी कि रिफ्रेश करेंगे और वो हमारी वो शीट्स हैं वो ऑटो पे अपडेट हो जाएंगी, जी जी तो उसका भी ये नेक्स्ट आप मतलब आगे बताएंगे कि लिंक करके एक्सेल की फाइल्स को? इसमें ना हम मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 प्रोजेक्ट्स करें, और मैं उसमें डेफिनेटली आपको बताऊंगा किस तरह से हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। मैं आज से 6 महीने पहले तक मैं टोटली एक्सेल के ऊपर ही काम करता था, लेकिन अब अगर आप देखें तो मेरी तकरीबन हर रिपोर्ट, हर डैशबोर्ड, हर चीज पावर पिवट के ऊपर बनी हुई है। जैसे ये फोल्डर देखें, इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं। अगर मैं इसको 127 फाइल्स हैं, और ये 127 फाइल्स के ऊपर मैंने सिर्फ एक इस एक्सेल के अंदर ये सारा डेटा सेव किया हुआ है। ये देखिए, तो मेरा रिक्वायर्ड डेटा इस पावर पिवट के जरिए वो 127 फाइल्स का समराइज हो रहा है यहाँ पे। अभी हर दिन की एक अलग फाइल है, और ये देखें अगर स्लाइसर आपको नजर आ रहा हो, ये फिल्टर जो है तो इसमें 30 जुलाई से लेके और 29 नवंबर तक इस सारी की सारी फाइल्स एक ही उसमें बनी हुई हैं। तो जब भी मैं इसमें नई कोई फाइल ऐड करता हूं तो उसके बाद सिंपली मैं क्या करता हूं, इसको यहां से रिफ्रेश कर देता हूं। यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, कनेक्शन जो है उसको रीसेट करता है, उस कनेक्शन के बाद डेटा, नया जो भी डेटा है वो उसमें अपडेट कर देता है। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम देख रहे होंगे। ठीक हो गया सर, ठीक। आशिर, फैजान, आप लोगों की तरफ से कोई चीज जो, इब्रार साहब आपकी भी रिवीजन है, आपने ये पावर क्यूरी, पावर पिवट जो है ये चीजें शायद थोड़े से डिफरेंट नेम के साथ पावर बीआई की ट्रेनिंग में आपने सीखी थी। और जावेद भाई,
टेबल और रेंज के बारे में थोड़ा दोबारा बता दें प्लीज। जी जी। ये जरा अब इसको मैंने रिफ्रेश किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको रिफ्रेश हो लेने दें, फिर मैं बताता हूँ। बराबर है। एक और क्वेश्चन है, क्या हम जो डैशबोर्ड होते हैं उनको ईमेल पे जो बॉडी के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं और उसको वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं हम? ये जो पावर बीआई में बनते हैं, पावर डेस्कटॉप में बनते हैं, सॉरी पावर बीआई की बात नहीं, पावर इसमें जो पावर क्यूरी में बनते हैं, ऐसी बात करें ना फैजान? जो हमने लास्ट वीक डैशबोर्ड बनाया ना, क्या हम उसको ईमेल की बॉडी के ऊपर पेस्ट करके उसको यूज कर सकते हैं? उसके लिए ना बेहतर ये है कि आप पिक्चर में पेस्ट करें। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो हम लोग जिस तरह कर रहे होते हैं। ये देखें, ये उसी तरह से डैशबोर्ड है, सिर्फ इसके टूल्स जो है उसने खत्म कर दिए और बाकी सारी चीजें एज इट इज इसने पेस्ट की हुई हैं, और फर्दर समरी के लिए अटैचमेंट लगा दिए। वहां से जाके जिसने अपना ग्रेड रीजन या फ्रेंचाइज वगैरह देखनी है वो देख सकता है, जैसे ये देखें। ओके, तो ये चीज हम ईमेल बॉडी के ऊपर नहीं कर सकते हम यूज? देखें, डायनामिक टूल तो वहां पे काम नहीं करेंगे ना। ठीक हो, ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, ये हो गया। मैं कोई भी डेटा पॉइंट जो है ना वो ले आता हूँ यहाँ पे, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं। अब ये जो डेटा है ना मेरे पास, ये रेंज है बेसिकली, ये डेटा रेंज है, ये टेबल नहीं है। ठीक है, जो डेटा नॉर्मली आपका एक्सेल के अंदर होता है उसको हम रेंज कहते हैं। इसको टेबल में कन्वर्ट करने का एक तरीकाकार तो ये है कि आप डेटा पे जाएं, यहाँ पे ये किस ऑप्शन में, जी इंसर्ट पे जाएं और टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका अगर देखें, साथ शॉर्टकट की भी आ रही है, कंट्रोल टी करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन है माय टेबल हैज हेडर्स, अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो ये फर्स्ट जो आपकी रो है वो हेडर्स बन जाएगी और बाकी जो है वो आपका डेटा बन जाएगा। जब टेबल में कन्वर्ट होता है तो एक नया टैब आ जाता है डिजाइन के नाम से, और इसमें अगर लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर टेबल नेम भी आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड सो ऑन है। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको रिकॉन के नाम से चेंज कर, अब इस टेबल का नाम जो है वो रिकॉन है। इसके अलावा कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपके पास डिजाइन टैब नहीं आएगा, और अगर टेबल पे जाते हैं तो डिजाइन टैब आएगा। इसमें और नॉर्मल रेंज में फर्क ये है कि यहाँ पर आपने डेक्स फंक्शन लिखना है और डेक्स की कैलकुलेशन फास्ट होती है नॉर्मल फार्मूला से, ये फर्क आता है इसमें। डेक्स में मैंने आपको बताया था कि जब नॉर्मली हम एक्सेल फार्मूला लिखते हैं तो हमें सेल का रेफरेंस देना पड़ता है कि पर्टिकुलर सेल या कॉलम का। यहाँ पर हेडर का नाम देना पड़ता है। जैसे अगर मैंने रिकनेक्शंस को सम करना है तो मैं डी कॉलम का नहीं बताऊंगा, और ना ही डी कॉलम को ये टेबल रीड कर सकता है। उसके लिए रिकनेक्शन जो है वो एक कॉलम है, उसको सम कर लेगा। ये इसमें फर्क होता है। इसको आप रेंज में दोबारा अगर कन्वर्ट करना चाहें, डिजाइन टैब पे जाएं और टूल्स के अंदर कन्वर्ट टू रेंज आ रहा है, इस पे क्लिक करें, यस करें, अब ये रेंज में आ गया। कलर्स तो इसके एज इट इज ही हैं, लेकिन अब ये रेंज में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि इसके ऊपर डिजाइन टैब नहीं आ रहा। अगर आपने पावर पिवट में ऐड करना है
डायरेक्टली, तो आप इसे टेबल में कन्वर्ट करके ऐड टू डेटा मॉडल कर सकते हैं। इसकी समझ आ गई है टेबल और जी रेंज? सर, जी सर। सिंपल है, बस इसमें फर्क सिर्फ ये है कि टेबल के केस में आपको डेक्स फंक्शन यूज करना है और रेंज के केस में आप नॉर्मल फंक्शन यूज करेंगे। हाँ, एक और चीज होती है टेबल में कि आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेबल में डेटा है, आप डायरेक्टली इसके ऊपर स्लाइसर लगा सकते हैं। जैसे मैं रीजन का स्लाइसर अगर फॉर एग्जांपल लगा दूं, तो जिस तरह से आप लिस्ट बॉक्स बना रहे होते थे उस तरह से एक लिस्ट जी जी। बॉक्स आपके पास बन जाता है और आप इस सिलेक्शन से फिल्टर कर सकते हैं अपना डेटा। हम्म। ये पिवट टेबल के ऊपर लग सकता है या सिंपल टेबल के ऊपर लग सकता है, रेंज के ऊपर स्लाइसर नहीं काम करता। सर ये डिजाइन में था, ये स्लाइसर कहाँ से लगेंगे? इंसर्ट में, इंसर्ट में, अच्छा ठीक। डिजाइन में भी है, इंसर्ट में भी है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। इसी तरह से टाइमलाइंस हैं, तो टाइमलाइंस भी हम ऐड कर सकते हैं। टाइमलाइन बेसिकली डेट के ऊपर ऐड होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डेट आ रही है, इस डेट के ऊपर आप टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं। और अगर उसको आपके डेटा के अंदर डेट का कॉलम नहीं मिलेगा तो वो आपको टाइमलाइन भी अप्लाई नहीं करने देगा। तो उसके लिए शर्त ये है कि डेटा में जिस कॉलम के अंदर भी डेट लिखी हुई है वो डेट फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। अच्छा, अब वन बाय वन हम डेटा इंपोर्ट करना सीखते हैं कि डेटा इंपोर्ट किस तरह से करना है पावर पिवट के अंदर, डेटा मॉडल के अंदर कैसे इंपोर्ट करना है। एक तरीका तो ये है कि हमने टेबल में डेटा को कन्वर्ट किया, पावर पिवट में गए और ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक कर दिया। जो हमारे टेबल का नाम था, अब यहाँ पे देखें अगर डिजाइन टैब में, तो ये हमारा टेबल 2 के नाम से ये टेबल आ रहा था यहाँ पे, उसी नाम से ये डेटा मॉडल में ऐड हो जाएगा। उसी तरह से इसके कॉलम्स आ रहे हैं, साइट आईडी, मंथ विद ईयर और रीजन नेम, रिकनेक्शन वगैरह। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेटा ऑलरेडी एक्सेल के अंदर पड़ा हुआ है और वहां से आप उठाना चाह रहे हैं, आप उसको टेबल में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद पावर पिवट के टैब पे जाएं और ऐड टू डेटा मॉडल कर दें, तो वो डेटा एक टेबल की सूरत में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप नोटपैड की फाइल भी यूज कर सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि जितना भी डेटा आप डेटा मॉडल के अंदर ऐड कर रहे हैं वो सारा पावर क्यूरी के थ्रू उठाएं। नुकसान उसका ये है कि टेबल आपको रिमूव करने के लिए पावर क्यूरी से ही जाके रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी चीज ये है कि वो सारी चीजें क्योंकि पावर क्यूरी से ड्राइव हो रही होंगी, तो अ, आपके जो डेटा कनेक्शंस हैं वो मिक्स अप नहीं होंगे, वो आपको इजीली समझ आ जाएंगे जो आपने कनेक्शंस क्रिएट किए। अच्छा, एक और टेबल इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फाइल है, इसका फाइल फॉर्मेट हम चेंज कर देते हैं ताकि इसको भी हम इंपोर्ट कर लें। पावर क्यूरी में फ्रॉम फाइल, और ये हमने CSV फाइल बनाई है, तो टेक्स्ट एंड CSV पे क्लिक करेंगे और चर्न की फाइल को उठा लेंगे। अब ये देखें, पावर क्यूरी से जब हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं फाइल को, तो पहले सबसे हमें ये उसका सैंपल डेटा दिखा रहा है कि डेटा उस डिलिमीटर भी उसने बता दिया, सैंपल डेटा भी दिखा दिया। फिर उसने ऑप्शन 3 दिए हैं, लोड, एडिट और कैंसिल। एडिट में जाके आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ मजीद काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोड पे क्लिक करेंगे, उसकी क्यूरी रन होगी और वो डेटा जो है वो डेटा मॉडल में ऐड हो जाएगा। अब देखें, डेटा मॉडल में जाएं तो यहाँ पर 2 टेबल आ रहे हैं, एक टेबल 2 के नाम से है और एक चर्न के नाम से है। मैंने आपको ना व्यू में बताया था कि आपके पास 2 तरह के व्यूज होते हैं, एक डेटा व्यू और एक डायग्राम व्यू। तो डेटा व्यू तो आपको नजर आ रहा है इस तरह से, ये टेबल 1, टेबल 2, इस तरह जितने भी टेबल्स आप ऐड करते जाएंगे। डायग्राम व्यू कुछ इस तरह से होता है।
इसमें टेबल का जो डेटा है वो नजर नहीं आता, अलबत्ता जो टेबल के हेडर्स हैं वो नजर आ रहे होते हैं। ये व्यू इसलिए इसमें ऐड किया गया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा की रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या चीज है? जब हम डेटाबेसेस की बात करते हैं तो हम प्राइमरी की और फॉरेन की भी बात करते हैं। प्राइमरी की वो कॉलम है जिसकी बेस के ऊपर हमारा पूरे का पूरा टेबल रिलाई कर रहा होता है। और ये हमेशा याद रखें, प्राइमरी की किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर यूनिक होती है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो उस प्राइमरी की बेस के ऊपर आप डिफरेंट टेबल्स को समराइज कर सकते हैं। मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। साइट आईडी का आइडिया सबको होगा कि जो हमारी जोंग के टावर्स हैं, इन हर टावर को एक साइट आईडी जो है वो एलोकेट की जाती है। ये हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये लोएस्ट हमारी हायरार्की है। हर साइट जो है ये किसी ना किसी क्लस्टर में आ रही होती है, और क्लस्टर ग्रिड के अंदर आ रहा होता है, या शायद पहले ग्रिड है फिर क्लस्टर है, और उसके बाद वो किसी एक रीजन के अंदर आ रहे हैं। अगर आज के दिन में एक साइट ग्रिड 101 में थी, 1 में है, और पिछले साल वो ग्रिड किसी और में थी, और हम आज की हायरार्की के ऊपर पिछले साल की परफॉर्मेंस को गेज करना चाहते हैं, तो हम टैगिंग के साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और उस रिलेशनशिप की बेस के ऊपर आज की टैगिंग पे लास्ट ईयर का डेटा या पुराना डेटा भी समराइज कर सकते हैं, जिसको नॉर्मली मैनेजमेंट में लोग एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भी कह रहे होते हैं कि हमने टैगिंग किसी एक पर्टिकुलर टाइम की जो है वो यूज करनी है। इसकी हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे